Hello everyone, Namaste. I hope you all can hear me. I'm taking it that you all can hear me. Namaste to everyone. I am Dr. Jinesh Shah. मेरा नाम डॉक्टर जिनेश शाह है. I would like to start by showing my gratitude, my thanks to the whole Calorix group. Prabha Shukla ji hai, Uzma ji hai, Unmesh Dikshit ji hai, who actually arranged this Facebook live this show on mental health, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर. The irony is that कि मैं खुद अभी तक मेरे पास Facebook का खुद का अकाउंट नहीं है, and they actually ने Facebook live में मुझे आके खड़ा कर दिया है, and I still to date I don't have an account. Now I think we were discussing earlier कि it will be helpful if I mix English and Hindi in my this live talk show. The benefit will be that the it will be going to more people if I do a mix of both Hindi and English, and mainly I will be focusing on Hindi. So try to bear with me. अब जैसा मैंने आपको बताया, मेरा नाम डॉक्टर जिनेश शाह है और मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ, जिसको हम हिंदी में मनोचिकित्सक कहते हैं. अब ये एक्चुअली बात ऐसी है कि इंडिया के अंदर बहुत ही सारी कंफ्यूजन होती है इसके बारे में, इसलिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि मैं इस शो के इस टॉक के स्टार्टिंग में आपको जरा साइकियाट्रिस्ट के बारे में आपको समझाऊं कि मैं कौन हूँ. इट विल बी वेरी यूजफुल. ये मेरी और आपकी बात चल रही है अभी, राइट? तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू टू नो कि आप बात किससे कर रहे हैं, राइट? वरना आप मुझसे सवाल कैसे पूछेंगे, आप मेरे साथ इंटरेक्शन कैसे करेंगे, मेरे साथ वार्तालाप कैसे करेंगे? पूरी रामायण खत्म हो जाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि राम की जगह मैं तो रावण से बात कर रहा था, राइट? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप समझ लीजिए कि मैं कौन हूं. मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं साइकियाट्रिस्ट हूं. साइकियाट्रिस्ट होते हैं जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, जो एमबीबीएस करते हैं, दूसरे डॉक्टर्स की तरह मेडिकल डॉक्टर बनते हैं, और उसके बाद जो मेंटल हेल्थ में यानी मानसिक आरोग्य में, मानसिक स्वास्थ्य में जो फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसमें जो विशेषज्ञ होते हैं, उसके बारे में स्पेशलिस्ट स्टडीज करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, उनको साइकियाट्रिस्ट कहते हैं. वो अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, अपनी भावनात्मक, जिसको सुखाकारी बोलते हैं, उसके विशेषज्ञ होते हैं. इनका मैं साइकियाट्रिस्ट होने के अलावा मैं चाइल्ड साइकियाट्री में सुपर स्पेशलिस्ट हूँ, उसकी सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री की हुई है, और साथ साथ में मैंने एडल्ट साइकियाट्री, बड़े लोगों की साइकियाट्री की भी सुपर स्पेशलाइजेशन डिग्री की हुई है. अब हम साइकियाट्रिस्ट लोगों का काम होता है कि किसी के भी जो मन की जो हेल्थ होती है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसको हम डिटेल्स में असेसमेंट करें, उसको डायग्नोस करें, उसको एक फॉर्मुलेशन बोलते हैं, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में जिसको हम समरी बोलते हैं, कि भाई ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, उसको समराइज करें, उसको फॉर्मुलेट करें, और उसके हिसाब से उसकी एक ट्रीटमेंट पैकेज हम इंक्लूड करें. ठीक है, उसकी एक ट्रीटमेंट पैकेज हम मिलके डिवाइस करें. और ये जो ट्रीटमेंट पैकेज होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जनरल थेरेपी आती है, बहुत ही स्पेशलिस्ट काइंड ऑफ थेरेपी आती है, यानी बहुत ही विशेष तरह की थेरेपी, मेडिसिन आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी साइको एडुकेशन आता है, फैमिली थेरेपी आती है, साइकोथेरेपीज आती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है. और हम साइकियाट्रिस्ट का एक काम होता है कि आपको एसेस करें, डायग्नोस करें, और फिर एक ट्रीटमेंट प्लान हम बनाएं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट माय रोल इज. अभी मुझे अहमदाबाद में, अभी रिसेंटली मैं हूँ अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में अब 1.5 साल जितना अब करीब करीब हो गया है. एंड दिस इज वेयर आई कम. किसी को भी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब हुआ कि मुझे सीधा ही मेडिसिन मिल जाएगी, या इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाएगा, या मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाएगा. मैं अहमदाबाद में अपोलो हॉस्पिटल्स जो अहमदाबाद है उसके साथ मैं अटैच्ड हूँ. मैं वहाँ पे विजिटिंग हूँ, मैं वहाँ का एम्प्लॉय नहीं हूँ, उसका एक विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ. और वहाँ पे मेरी क्लिनिक है, उसके 2-3 लोकेशंस है, वहाँ पे मेरी क्लिनिक्स हैं. किसी को भी ये नहीं समझना है कि मुझे दिखाने का मतलब है कि आपको मैं अपोलो के अंदर भर्ती कर दिया, आपको इन पेशेंट बना दिया. ऐसा कुछ नहीं है. मैं इन पेशेंट ट्रीटमेंट करता ही नहीं हूँ. मैं सिर्फ क्लिनिक्स में ही देखता हूँ, और कम्युनिटी में, आपके घर में ही आपकी ट्रीटमेंट करता हूँ. सो दिस इज मी, एंड दिस प्रोबेबली विल हेल्प यू in understanding what kind of questions you want to ask me and how you want to best use me in this live talk session. Okay, now अब ये जो टॉपिक है मन की बात,
बट दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल मन की बात, ये कोई राजनीतिक वो नहीं है, ये एक्चुअली हमारे मन की बात के बारे में हम आप यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो साइकेट्री मेडिसिन का एक ऐसा ब्रांच है जो विज्ञान और मन, हमारी हमारे 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 दिल, हमारे मन की बातें, हमारी आध्यात्मिकता, हमारी स्पिरिचुअल बातें, हमारे मन की तंदुरुस्ती, इन सब के बीच का एक जो गैप है वो साइकेट्री में आके पूरा होता है। साइकेट्री मेडिसिन का वो पार्ट है जो मेडिसिन को फिलोसॉफी से, दार्शनिकता से, सामाजिक विचारों से, सामाजिक वेलबींग के साथ जोड़ता है। कोई भी साइकेट्रिस्ट ऐसा नहीं है जो फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, लिटरेरी और उसके अंदर दार्शनिक साइड उसकी ना हो, क्योंकि उसी से हमारा पेशा है, उसी से हम किसी के मन की बात को समझ पाते हैं, आदमी के एटीट्यूड को पकड़ पाते हैं, आदमी के बिहेवियर से हमें ख्याल आता है कि ये प्रॉब्लम किस लाइन में ये थिंकिंग कर रहा है एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग इन बिहेविंग। इसलिए दैट इज अ वेरी इनहेरेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। और आपको ये समझना जरूरी है कि मन का मतलब ये नहीं है कि हम पागल हैं। हमारे पास जैसे शरीर है वैसे ही हमारे पास मन है। अगर हमारे शरीर को तकलीफ हो सकती है, हमारे मन को भी तकलीफ हो सकती है। तकलीफ का मतलब यही नहीं कि मन डिजीज्ड हो गया है, मन को डिसऑर्डर हो गया है और पूरी तरह से टूट चुका है। तकलीफ बहुत तरह की हो सकती है, जैसे हमारे विचारों की तकलीफ, हमारे बिहेवियर्स की तकलीफ, हमारे एटीट्यूड की तकलीफ, हमारे मोटिवेशन की तकलीफ, बहुत विचारों का आना, उल्टे सीधे विचारों का आना, नींद की तकलीफ, किसी चीज़ों को मन से हम निकाल नहीं पाते हैं, या तो वो ऑब्सेसिव हो जाती है या तो उस चीज़ों का व्यसन हो जाता है, ऐसी तकलीफें। तो ये सब कुछ मन के अंदर आ जाता है। मन के बारे में असेसमेंट कराना में कोई हानि नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग बाय गेटिंग अ क्लियर असेसमेंट डन कि भाई प्रॉब्लम कहाँ पे है। उसके बाद उसकी जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होती है उसमें देन यू कैन हैव अ चॉइस। आप उसके बारे में सोच सकते हैं कि ठीक है, मुझे पता तो चल गया कि क्या प्रॉब्लम है, अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, कितनी हद तक सॉल्व करूं, किन किन चीज़ों से, थेरेपी से या सिर्फ जनरल सपोर्ट से या किसी मेडिसिन से सॉल्व करना है, वो सब बात की बात है। बात की बात को सोच के अभी से तनाव क्रिएट करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ओके, अब हमारे पास ऑब्वियसली अभी ये कोरोना वायरस को लेके जो सिचुएशन आ गई है और उसी को लेकर आज की ये बात जो प्रभा जी ने, उन्मेष जी ने, उन्होंने ये जो उज़मा जी ने जो इनिशिएट किया कि लोगों के मन के अंदर जो भी तनाव हो रहे हैं, मन के अंदर जो बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारा डर उत्पन्न हो रहा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, लोगों के रिलेशनशिप्स में असर आ रहा है, तो उसी के बारे में हम ज़्यादा इसमें फोकस करेंगे। लेकिन इसमें जो साथ साथ में इसमें जो कमेंट्स हैं वहाँ पे भी आप मुझे कोई भी आपके सवाल आप पूछ सकते हैं और हम उसके बारे में भी आगे आगे वी कैन प्रोसीड। क्योंकि मैं फेसबुक में नया हूँ इसलिए मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या अभी हो रहा है। ठीक है, नाउ एक बहुत ही इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमें समझने की कोशिश करनी है। हर चीज में प्रिपरेशन और ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी काम में हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है कि नहीं, हम बहुत टाइम लगता है हमें गाड़ी चलाने के बारे में सीखने के लिए, उसकी प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसके लेसन्स लेते हैं, उसके बाद हम गाड़ी चलाना सीखते हैं। और गाड़ी चलाते चलाते सीखने के बाद भी हम कॉन्स्टेंटली सीखते रहते हैं। आज कारगिल की लड़ाई होगी या कोई भी दूसरी वॉर होता है, कहीं भी सोल्जर्स होते हैं तो उनकी कितनी ट्रेनिंग होती है, पुलिस की होती है कितनी ट्रेनिंग होती है। ये चीज हम मन के बारे में नहीं समझ रहे हैं। अचानक आपको एक ही दिन में गाड़ी सीखनी है या गाड़ी सीखी नहीं चलानी, लेकिन गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड में आपको दौड़ना है, भागना है। आपने कोई पुलिस की ट्रेनिंग की नहीं, आर्मी की ट्रेनिंग की नहीं, लेकिन सीधा मैदान जंग में जाके आपको तोप में चढ़ जाना है, नेवी शिप्स में चढ़ जाना है, प्लेन्स में चढ़ जाना है, फाइटर प्लेन्स में।
वैसे तो नहीं होता ना भैया, इसके बारे में वी नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग, राइट। अब 1.5 साल से मैं अहमदाबाद में हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट लाइक अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल इन टर्म्स ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, उसके बारे में जरा जागरूक होइए। और अच्छा है, काफी लोग जागरूक है भी, सोचते हैं, करते हैं। हाँ, मन की तो बात है ना, हाँ हाँ करते हैं, सोचते हैं, जरूर जरूर डॉक्टर साहब हम सोचते हैं, करते हैं। अब अचानक कोरोना महामारी आ गई और अचानक ही सबको जानना है कि कैसे हम मन को कंप्लीटली ठीक करें। तो इस चीज के बारे में आपको गौर रखना पड़ेगा कि हमारे मन का कंट्रोल 1 या 2 दिन में हम क्या कर रहे हैं उससे नहीं होने वाला है। हमारे मन का कंट्रोल डिपेंड करेगा कि हमने अपने मन को इतने सालों में किस किस मोड में, किस किस तरीके से उसको मैनेज किया है और उसमें कैसे उस चीजों को हैंडल किया है। वो जो बेसिस, जो फाउंडेशन है, वो हमारा बहुत ही क्रूशियल है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हाथ जोड़ के बैठ जाएं कि भाई चलो ठीक है, अब मैंने इतने दिन कुछ नहीं किया तो अब भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जागे तब से सवेरा, उसी तरह अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी भी हम शायद ये रियलाइज नहीं करें कि हमने ऑलरेडी काफी फाउंडेशन कर ही लिया है। शायद हमने उसको सोचा नहीं है, उसको अभी तक हमने रियलाइज नहीं किया है, लेकिन हमारे पास बहुत ही अच्छा फाउंडेशन उसका ऑलरेडी पहले से है ही। स्पेशली मैं समझता हूँ कि अपनी जो आर्य संस्कृति है, जो सनातन धर्म है, जो इंडिया की जितनी भी रिलीजन है, जितनी भी कल्चरल और फेथ है, उसके अंदर बहुत पहले से ही हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है हमारे पास। हम इसको शायद आहिस्ता आहिस्ता भूल गए हैं। हमारे अंदर जो तन और मन का जो रिलेशनशिप है, वो बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से हमने उसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो मन की बात नहीं करता है, जो आत्मा की बात नहीं करता है, जो हमारे मन को किस तरह से नियंत्रण में लाना, किस तरह संयम में लाना, किस तरह समता में लाना, किस तरह कष्टों के समय भी अपना बैलेंस नहीं खोना, ये हर जगह पे ऑलरेडी मौजूद होते हैं। उसको हम शायद प्रॉपरली शायद यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें काफी नॉलेज पहले से ही होता है। मैं और आप, हर हर एक पर्सन, हर एक बच्चा, हर एक जवान, हर एक बूढ़ा अपने इस मन के जो थ्रेशोल्ड है, मेंटल हेल्थ जिसे मैं कहूंगा, इमोशनल हेल्थ, हर एक का पड़ाव अलग होगा। आपका पड़ाव क्या है वो आप खुद ही पहचान पाएंगे कि कष्ट के समय में, तकलीफ के समय में आपका मन कैसे रिएक्ट करता है, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करता है, आप कितना हताश होते हैं, आप कितना एक्साइट हो जाते हैं, आप कितना ओवर एक्साइट हो जाते हैं, आपके लिए अपना ईगो कितना प्रॉब्लमेटिक है, आपका, आपके अंदर की जो फीलिंग है वो आपको अभिमान बनकर आपको रोकता है, क्या आपका स्वाभिमान बनकर आपको आगे बढ़ाता है। ये सब चीजें हमारे अंदर, हमारे मन का एक बैरोमीटर है, उसका एक थर्मोमीटर है। उससे हमें अपने आप ख्याल आ जाता है कि हम किस टाइप की पर्सनालिटी है। क्या मेरे मन में हमेशा ऐसा लगा रहता है कि लोग मेरी वाहवाह करें, लोगों को पता चले कि मैंने क्या किया है? क्या मुझसे, क्या मेरा मन हमेशा हताश हो जाता है कि लोग मेरी वाहवाह नहीं कर रहे हैं? क्या मैं हमेशा किसी चीज की नेगेटिव पहले सोचता हूँ और पॉजिटिव बाद में देखता हूँ? क्या मैं किसी भी चीज में एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड जिसे बोलते हैं, एक सकारात्मक जो वलन, सकारात्मक एक एटीट्यूड जिसे बोलते हैं, वो नहीं रख पाता हूँ? ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी, आपकी मेंटल हेल्थ का एक इनिशियल बेसलाइन आपका वो है। उसके ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता एक जो बेसलाइन होता है, उसके ऊपर से छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, माइल्ड प्रॉब्लम जैसे बोलते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा डिसऑर्डर्स, डिजीजेस और सीवियर प्रॉब्लम्स, वैसे कर करके उसके ऊपर डेवलप होता है। और उसी चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। अभी ये जो कोरोना वायरस का जो जो अभी जो करंट जो सिचुएशन है, एक तरह से आप देखें तो स्ट्रेस ने अभी कोरोना वायरस का रूप लिया हुआ है। अगर आपने पहले से स्ट्रेस को हैंडल करने के बारे में काफी आपने तैयारी की होती, तो आपकी वही तैयारी आपको अभी उसी तरह अक्षर अक्षर, एज इट इज, वर्ड टू वर्ड, आपको अभी उसी तरह आपको काम में भी लग जाती। इसलिए वॉट एवर आई एम सेइंग राइट नाउ,
is not just for coronavirus. It is for any kind of mental health issues, any kind of stress, any kind of incongruencies, any kind of unresolved conflict, जिसे हम गुजराती या हिंदी में जिसको बोलते हैं, जो हमारे मन के अंदर जो गांठें बन जाती हैं, जो हमने कभी रिजॉल्व नहीं की, हम सीधा उसको टॉपल करके, उसको उलट कर हम आगे बढ़ गए हैं और ये सोच करके भाई ये सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं, इससे कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन गांठ अंदर में पड़ी हुई है। तो वो सारी चीज़ें टैकल करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी ये सारी हमारे मन की जो शक्तियां हैं वो ऑलरेडी वहीं पे है, उसको हमें यूज करना है। इस स्ट्रेस को, कोरोना वायरस के स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए प्रॉब्ली मेरे हिसाब से दो पैरामीटर्स हैं, दो चीजें हैं। कोरोना वायरस हमारे शरीर में क्या क्या कर सकता है, हमें क्या क्या तकलीफ पहुंचा सकता है, उसके बारे में सोचना, क्योंकि वही एक्चुअली मन को स्ट्रेस देता है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर हम शरीर को और मन को अलग करेंगे तो न तो हम कभी मन से हेल्दी हो पाएंगे और न ही कभी हम शरीर से हेल्दी हो पाएंगे। द बेस्ट वे इज सिंक्रोनाइजिंग देम। उनका जो सिंकिंग है माइंड और बॉडी का, तन का मन का, वो हमें अचीव करना है, बॉडी एंड माइंड का, ठीक है। तो बॉडी को हमें कोरोना वायरस से कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अभी तो एविडेंस बेस्ड प्रोटेक्शन का ही है। जब दवाइयाँ, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन वो सब आ जाएगी, डेफिनेटिव ट्रायल्स हो जाएंगे, तब प्रोटेक्शन प्लस ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस हो सकता है। अभी का करंट फोकस है प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन में। तो वो कोरोना वायरस हमारे शरीर को क्या कर रहा है, लेकिन हम शायद ये भूलते हैं कि कोरोना वायरस हमारे मन को भी काफी असर कर रहा है। इनफैक्ट शरीर को तो उन्हीं को असर कर रहा है जो हाई रिस्क ग्रुप्स में है और जो लो रिस्क ग्रुप्स में है। और अभी बिकॉज ऑफ जैसे जैसे ट्रांसमिशन बढ़ रहा है वैसे ये गैप बढ़ता जा रहा है, ये रिस्क ग्रुप्स वाइडर हो जा रहे हैं। लेकिन जो मन को कोरोना वायरस जो अफेक्ट कर रहा है वो 100% सभी को कर रहा है। उसमें कोई ये भेदभाव नहीं है कि भाई आप अमेरिका से आए हो, यूके से आए हो, इटली से आए हो या चाइना वुहान से आए हो कि नहीं, उसमें ये कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। अब मन पे जो कोरोना वायरस हमारी असर कर रहा है, ये जो मन की बात है, ये जैसे मन की कोई सीमा नहीं होती वैसे मन की बात की भी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हमें संक्षेप में सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मन को कोरोना वायरस कैसे असर कर रहा है वो तो आप सब सेल्फ एक्सपीरियंस से ही जान गए हैं। इसलिए शायद उसको हम, उस टॉपिक को हम जंप करके हम इस मन को कैसे काबू में रखें, कैसे अपने आप को हम हेल्दी रखें, मेंटली हेल्दी रखें और स्पिरिचुअली हेल्दी रखें। तो उसके बारे में हम कुछ सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल इश्यूज तो बहुत सारे होंगे जो शायद हम जनरलिस्टिक वे में ऐसे लाइव टॉक में नहीं हैंडल कर पाएंगे। उसके लिए एक स्पेसिफिक इंडिविजुअलिस्टिक कंसल्टेशन व्यक्तिगत तौर पे जानना पड़ेगा। सबसे पहला जनरल प्रिंसिपल जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया, तन और मन का समन्वय, फिजिकल और मेंटल हेल्थ का सिंक्रोनाइजेशन का सिंकिंग। मन को अच्छा रखने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने तन को अच्छा रखें। तन को अच्छा रखने के लिए जो प्रिवेंशन है फॉर कोरोना वायरस, उसको प्लीज 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 कॉमन सेंस लेके समझिए, अपनी विवेक बुद्धि से उसके बारे में समझिए, उसके बारे में सोचिए, आपको अपने आप ही रास्ता अच्छा मिल जाएगा। दूसरा, तन को हेल्दी रखने के लिए अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए। अच्छा पीजिए मतलब सात्विक ड्रिंक्स। अच्छा उठिए, अच्छा बैठिए, अपने आप को क्लीन रखिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, किसी ना किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, अपने अपने आप को अच्छी नींद लीजिए, टाइम से सब कुछ करिए, अपने बॉडी के अंदर जो क्लॉक है उस क्लॉक को मैनेज करने की कोशिश करिए। ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ के लिए। इसलिए ये बात आपको गांठ बांध के रख लेनी है कि मेरे मन के लिए सबसे पहला काम मुझे अपने तन को सात्विक, शुद्ध और हेल्दी रखना है, ठीक है। सेकंड चीज जो आप कर सकते हैं वो होते हैं मन को देखिए, हमारे घर के अंदर हम कचरा हम इकट्ठा करते हैं, उसी से घर खराब होता है, राइट। और फिर हमारा काम होता है टाइम टू टाइम वो कचरा फेंक देने का। अगर आप कुछ ज्यादा कचरा इकट्ठा कर लेंगे उतना ही आपका घर ज्यादा गंदा होगा।
और अगर आप अपने घर के अंदर कचरे को ज्यादा देर तक रहने देंगे तो भी आपका घर गंदा होगा। इसलिए आपको मैनेज करना है। आपके मन का रास्ता कहाँ से होता है, आप सोचिए। हमारे मन के अंदर जो भी विचार होते हैं वो कहाँ से अंदर जा सकते हैं। आप आंखों से जो चीज देखते हैं, कानों से जो चीज सुनते हैं, आप जो चीज पढ़ते हैं, लोगों के साथ जो जैसी बातें करते हैं, आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, वही सारी चीजें हमारे मन के फीडर्स है ना। वही उन्हीं से तो हमारे मन को खाना मिल रहा है ना। ये कोई जिम तो नहीं है मन, कोई कोई व्यायामशाला, कोई जिम तो नहीं है कि आप जा रहे हैं, आपने एक्सरसाइज की और आपका मसल हो गया। ये आपके आंखों से, आपके मुंह से, आपके कानों से, जो गांधी जी ने हमें जो 3 रत्न दिए थे, जो 3 बंदर, देखने का, सुनने का और बोलने का, ये आपके मन के द्वार है। तो इनको आपको अच्छे से कंट्रोल और नियंत्रण में रखना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी है। आप पूरे टाइम टीवी के सामने बैठे बैठे कोरोना 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 की माला जपेंगे, आप हर किसी एरे गेरे नत्थु गेरे की बात सुनेंगे, जिसने जो चाहा डाल दिया मैसेज में, जिसने जो चाहा बता दिया, तो फिर कंट्रोल रहेगा नहीं। आपको देखना है कि कितना कूड़ा मुझे अंदर रखना है घर के, और कितनी कितनी देर में मुझे कूड़ा निकालना है। अच्छी चीजों में टाइम स्पेंड करिए, अच्छी चीजें देखिए। कोरोना के बारे में जागरूकता रखनी बहुत ही जरूरी है। बी वेरी सिलेक्टिव, ऑथेंटिक सोर्सेस से उतनी ही चीजों पे ध्यान दीजिए। दूसरा टाइम दूसरी चीजों में लगाइए। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है। मैं एक्चुअली फेसबुक ट्विटर में तो हूँ ही नहीं, व्हाट्सएप में मुझे जबरदस्ती आना पड़ा, बिकॉज उसके बगैर सर्वाइव करना मुश्किल हो गया था। लेकिन ये जितने भी सोशल मीडिया की चीजें हैं उसमें सिलेक्टिव रहिए। जज कि कौन सी चीज मुझे हेल्प करती है, मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, मुझे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही है, उन चीजों को एंटर करने दीजिए मन के अंदर, उस चीजों को नियंत्रण करें। इसी सोशल मीडिया को आप अपना अपना बेस्ट वेपन बनाइए, अपना हथियार बनाइए। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, सोशल मीडिया है, उसको आप अपने सोशलाइजिंग, पॉजिटिव सोशलाइजिंग का चैनल बनाइए, उसका एवेन्यू बनाइए, उसके बारे में आप सोचिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने जैसे बताया, मैं अहमदाबाद में नया हूँ, लगभग 1.5 साल 2 साल जितना होने आया है। मैं बहुत ही अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ। अब सोसाइटी वालों को तो मालूम ही पड़ गया कि भैया ये तो साइकियाट्रिस्ट आ गए हमारे बीच में। और मैं भी समझ गया, 1.5 साल तो रहा हूँ, कि भाई सोसाइटी में आधे तो सब जितने भी हैं, आधे पागल तो पहले से ही हैं। ऊपर से आ गया कोरोना वायरस, लॉकडाउन हो गया, काम धंधे ठप हो गए, इकोनॉमी डाउन हो गई। अब वो भी बेचारे फंस गए और मैं भी फंस गया। सबको स्ट्रेस हो रहा है। अब मुझे तो अपने आप को तो बचाना ही पड़ेगा ना। या तो मैं इनको आधे पागल में से पूरा पागल होते हुए देखूं, या तो जहां पे हैं वहीं पे स्टॉप कर दूं, आधे पागल में ही उनको स्टॉप कर दूं। और करूं जो भी, फंसना तो मुझे है ही। आधे पागल में भी स्टॉप मुझे ही करना है, और पूरा पागल होने के बाद भी मुझे ही आना पड़ेगा, और ऊपर से फीस भी मिलेगी नहीं। તમે तो हमारा मित्र छो, परिवार छो, इसलिए वो भी बात वहां पे गई। तो करना क्या है, हमने सोशल मीडिया को, व्हाट्सएप को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, इन सब चीजों को हमने यूज किया है अपने मन को प्रफुल्लित रखने में, अपने आप को पॉजिटिवली डिस्ट्रैक्ट करने में, जिससे कि हम लॉकडाउन में भी अपने आप को पॉजिटिवली इन्वॉल्व कर पाए। हम एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन कर पाए, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर पाए। पूरे दिन रोने से अच्छा है कि चलो आधे दिन रो लो, आधे दिन हंस लो। वैसे करके हम एक दूसरे को हेल्प करें। इसे कहते हैं ग्रुप थेरेपी मॉडल। वी आर बीइंग थेरेपिस्ट ऑफ ईच अदर। आप भी ऐसा करिए। एक्चुअली बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन करने में आपको ये ख्याल रखना है कि आप जो भी लोगों के साथ आप जो भी ग्रुप्स बनाए, उसके अंदर एक पॉजिटिव एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, पैसिव इन्वॉल्वमेंट नहीं। आपका मन सोचने पे मजबूर हो जाए, कुछ ना कुछ करने पे मजबूर हो जाए, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज इसके अंदर होनी चाहिए, तभी ये आपको पॉजिटिवली डिस्ट्रैक्ट कर पाएगा। अगर आप किसी को बैठे बैठे गीत सुना दे, तो वो गीत तो मैं कानों से सुन रहा हूँ, लेकिन मन के अंदर तो मेरा कोरोना वायरस चलेगा ही। टीवी के सामने मैं रामायण महाभारत देखने बैठ जाऊं, तो वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मन के अंदर कोरोना की महाभारत चली रही है।
दोज आर पैसिव इन्वॉल्वमेंट्स। आपको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वाली एक्टिविटीज अभी सोशल मीडिया को, गैजेट्स को यूज करके करनी बहुत ही जरूरी है। ये हो गया सेकंड उपाय। तीसरा उपाय है कि आपके आपके अंदर जो पॉजिटिव जो एनर्जी है, आपके अंदर एक पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन की जो क्वालिटीज हैं, उनको आप वापस उनको ढूंढिए। जो जो चीज आपकी छुपी हुई है उनको आप यूज करिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए। कुछ भी हो सकता है, किसी को सिंगिंग का इंटरेस्ट हो, किसी को पढ़ने का इंटरेस्ट हो, किसी को आध्यात्मिक इंटरेस्ट हो, किसी को किसी को एक्सरसाइज का इंटरेस्ट हो। जो भी चीज हो, उन उन चीजों को अभी आप पॉजिटिवली यूज करिए। पहले की आपकी लाइफस्टाइल के कंपैरिजन में शायद आज लॉकडाउन की लाइफस्टाइल आपको शायद ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगी इन चीजों को पॉजिटिवली यूज करने का। इन चीजों को बोलते हैं पॉजिटिवली अपने आप को इन्वॉल्व करना। नेक्स्ट, समथिंग विच इज कॉल्ड सेल्फ थेरेपी। खुद ही अपनी थेरेपी करना चालू करिए। ये जो मैंने अभी बोला, जो पॉजिटिव चीजों करने हैं, उसी का ये बड़ा भाई है एक्चुअली, उसके साथ लिंक्ड ही है, लेकिन उसको थोड़ा हायर लेवल में आपको ले जाना है। उसको आपको यूज करना है थेराप्यूटिकली। आपने शौक के हिसाब से पॉजिटिवली अपने आप को खुश करने के लिए कर दिया, लेकिन अगर मन के अंदर जो गलत विचार आ रहे हो, मन अगर बहुत ही उकता रहा हो, कभी कभी चीजों में मजा नहीं आ रहा हो, तो उसी को हमें थोड़ा थेरेप्यूटिकली उसको मॉडिफाई करके उन एक्टिविटीज को यूज करना है। अपनी 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 आध्यात्मिकता, अपने अंदर के शौक, अपने अंदर के जो आर्टिस्ट है, अपने अंदर के जो भी इंटरेस्ट, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, उनको थेरेप्यूटिकली यूज करना है। अपनी ड्राइंग से, अपनी सिंगिंग से, अपनी अपनी एक्टिंग से। किसी किसी को लिखने का शौक हो सकता है। ये सब चीज को आपको डेवलप करना है, ये बहुत ही जरूरी है। ये वाला जो स्टेप है, प्रॉब्ली मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर अस एट दिस स्टेज। मैं आपको हाथ जोड़कर एक बात समझाना चाहता हूं। आप एक बात गांठ बांध लीजिए, मैं साइकियाट्रिस्ट हूं और आपको कह रहा हूं, नहीं। किसी भी आदमी से, कोई भी आप बुद्धिजीवी आदमी से आप पूछेंगे, वो आपको ये बात समझाएगा कि सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ डिग्री हासिल करने से, सिर्फ किताबी ज्ञान से शायद आप क्लेवर बन सकते हैं, इंटेलिजेंट बन सकते हैं, आप स्मार्ट नहीं बन सकते। प्लीज प्लीज रियलाइज दिस। प्लीज लुक अराउंड यू। आप इस दुनिया में किसी भी सक्सेसफुल आदमी का एग्जाम्पल मेरे सामने रखिए और मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो आदमी सिर्फ पढ़ने में ही अच्छा था, सिर्फ किताबें ही पढ़ता रहता था, सिर्फ एकेडमिक्स में ही अच्छा था। गांधी जी को लीजिए। गांधी जी लिखने में ही वॉज अ मास्टर, ही वॉज एक्सट्रीमली लिटरेरी पर्सन, ही वॉज एक नंबर के फिलोसॉफिकल और दार्शनिक थे। आइंस्टाइन को लीजिए, किसी को भी लीजिए, वो वायलिन बजाने में, कोई किसी चीज में। परफॉर्मिंग आर्ट्स आपके मन का फर्टिलाइजर है। अगर अगर मन की जो उपज है, मन की जो उपजाऊ आपका नॉलेज है, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स इज द फर्टिलाइजर, इज द कैटलिस्ट जो उसको करेगा। आपके लिए कैलोरिक स्कूल्स के जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है। हम यहीं पे हम मात खा जाते हैं, स्पेशली इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है, जो करिकुलम सिस्टम है, इंडिया का लेवल ऑफ कंपटीशन है, इंडिया के माँ बाप के अंदर जो होड़ लगी हुई है और जो बाद में बच्चों के अंदर वही सेम होड़ लग जाती है, उसकी उसकी ये बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक है कि वी फॉरगेट द परफॉर्मिंग आर्ट्स पार्ट इनसाइड आवरसेल्व्स एंड इनसाइड आवर चिल्ड्रन एज वेल। वो चीज को हम फोकस नहीं देते हैं और उसी में हम मात खा जाते हैं। जब भी पढ़ाई करते करते मन जब थक जाता है, बैटरी को जब चार्ज करने की जरूरत होती है, तब हमारी साइकोलॉजी का ये पार्ट, हमारी पर्सनालिटी का ये जो पार्ट है, वो उसका बफर होता है, वो उसका रिचार्जर होता है, वो उसको रिचार्ज प्रॉपर तरीके से करता है। वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी क्रिकेट। अगेन रिमेंबर, मैंने बोला था पैसिव नहीं, एक्टिव। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या बैठे बैठे 5 दिन तक टेस्ट मैच देख लिया और बोल दे देखो मुझे तो डॉक्टर साहब ने बोला था। यू हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व। आपको सचिन तेंदुलकर बनने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यू हैव टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन समथिंग विच यू लाइक। इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी स्विमिंग, इट कुड बी राइटिंग, इट कुड बी एक्टिंग, इट कुड बी गजल लिखना, इट कुड बी गाना गाना, इट कुड बी कविताएं लिखना, इट कुड बी निबंध लिखना,
इट कुड बी आध्यात्मिक, हो सकता है आपको कोई वैदिक चीज़ों का या कोई भी किसी चीज़ का अध्ययन करना, किसी टाइप की मेडिटेशन करना, उसकी स्पिरिचुअलिटी आपको पसंद हो तो वो भी हो सकता है। लेकिन दैट पार्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो चीज़ हमें अपने बच्चों में डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर ये सोच लें कि मेरा बच्चा सिर्फ पढ़ाई करता रहे और जीवन में सक्सेसफुल हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। हाँ, वो बहुत विद्वान बन सकता है, लेकिन अगर उसको स्मार्ट, सक्सेसफुल मैन या वुमेन बनना हो, तो he has to have a skill inside him, a performing arts skill. Performing arts doesn't only mean कि आपको एक्टिंग करना है, स्टेज में जाके शो करना है. It could be anything. By performing arts, I mean a wider holistic concept. Any kind of literary skill, any kind of rejuvenating, refreshing skill. This is a must. इस बात को गांठ बांध लीजिए. अगर हम ये जनरेशन ये बात समझ जाएंगे, तो द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंडिया विल बी बूमिंग. कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी. ऑलरेडी इट इज बूमिंग, लेकिन ये चीज अगर हम समझ लेंगे तो वी विल बी एवरीवेयर, एनीवेयर एंड एवरीवेयर. यही हमारा जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया कि हमें थेराप्यूटिकली यूज करना है अपने मन को, अपनी स्किल्स को, ये उसके बारे में बात होगी. इसके अलावा जो और एक स्टेप जो आएगा वो हो जाएगा, ये सब करने के बाद भी अगर तकलीफ हो रही है, अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो फिर क्या. तो बेझिझक, विदाउट डिले अपना एक प्रॉपर असेसमेंट करवाइए. मन में डर मत रखिए कि असेसमेंट का मतलब है कि मुझे डायग्नोसिस मिल गया, मुझे मेडिकेशन मिल गया, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक मिल गया या मुझे इंजेक्शन मिल गया. ऐसा कुछ भी नहीं है. असेसमेंट कराने में यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग एट ऑल. यू मे और मे नॉट गेन, बट यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग एट ऑल. हो सकता है असेसमेंट के बाद आपको पता चले कि भाई आप ठीक हो, थोड़ी चिंता बढ़ गई है, ठीक हो जाएगी, तो कुछ लूज किया नहीं आपने. और हो सकता है असेसमेंट का पता चल के अर्थ के अंदर थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, शायद इसको प्रॉपर थेरापी से इसको कंट्रोल करने का स्टेज आ गया है. देन यू ऑब्वियसली गेन कि आपने उसको अर्ली आपने रोक दिया. आप बातों को इतनी ज़्यादा बढ़ा देंगे कि कोई भी प्रॉब्लम मॉडरेट या सीवियर हो जाए तो अपने आप आपके पैरों में कुल्हाड़ी है. बिकॉज उसके बाद चांसेस जो पहले पलड़ा होता है थेरापी का और अभी जो मैंने 3 स्टेप्स बताया उनका भारी और मेडिकेशन का बहुत लो. और अगर आप बातों को वैसे कर दें तो फिर वो पलड़ा ज़्यादा वो होने लगता है और एट सम स्टेज मेडिसिन का भार थोड़ा बढ़ जाता है. सो यू आर गोइंग टू बिकम योर ओन एनिमी. आप खुद का ही आप वो करेंगे इफ़ यू ट्राई टू इग्नोर इट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है. So these are probably the things which I was wanting to raise as terms of मन की बात में, and we are already 35 minutes into this. मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम का, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मन की बात उतनी ज़्यादा भी ना हो कि आप अभी से चालू हो जाए कि भाई मेरा मन अभी से खराब हो गया. इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप दैट इन चेक एज वेल. नाउ आई एम जस्ट सीकिंग ओवर हियर इफ देयर आर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चंस. अच्छा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भरूच के जो प्रिंसिपल साहब हैं उनका, और उसी के साथ एक क्वेश्चन है प्रियंका मोदी जी का. सो प्रिंसिपल साहब पूछ रहे हैं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन आर दे डिफरेंट, और प्रियंका जी पूछ रही हैं कि व्हाट कॉजेस पुअर मेंटल हेल्थ. इन दोनों सवालों के आई थिंक क्वेश्चन, इनके आंसर्स एक ही साथ वी कैन थिंक. मैं आपको एक सही एक ट्रू एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेस और डिप्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए. बहुत साल पहले की बात है, 2005 की बात है. मेरे फादर अचानक पास अवे हो गए. यू नो ही पास्ड अवे. और स्वाभाविक है कि फादर के अचानक पास हो जाने से किसी को भी धक्का लगेगा, मुझे भी धक्का लगा. काफ़ी दिनों तक मैं काफ़ी लो फील कर रहा था. मैं उस वक्त इंडिया में नहीं था, बाहर था. वैसे तो मैंने ऑब्वियसली फादर जब उनकी इल हेल्थ थी तब तो मैं 1 महीने में 3 बार इंडिया आ गया था ऑलरेडी, इसलिए वैसे नहीं. लेकिन जो उसके बाद जब मैं गया तो काफ़ी दिनों तक मुझे काफ़ी लो फील कर रहा था. मुझे सवेरे उठ के ऐसा लगता था कि भाई क्या फ़ायदा, काम में जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, इससे होने क्या वाला है. एक दिन अचानक आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा. व्हाट इज द पॉइंट.
लोगों से बात करने की इच्छा नहीं होती थी, खुद का ख्याल रखने की इच्छा नहीं होती थी। वैसा काफी दिनों तक चला रहा। आप इसको डिप्रेशन बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप इसको? ये डिप्रेशन नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन है टू अ नॉर्मल स्ट्रेस इन लाइफ। इसको हमारी भाषा में अगर हम बोलेंगे तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन या नॉर्मल bereavement। वही डिफरेंस है स्ट्रेस और डिप्रेशन में। किसी चीज के बारे में चिंता करना स्ट्रेस, उसके बारे में ज्यादा व्याकुल हो जाना वो स्ट्रेस है, एक लेमेन्स टर्म है। डिप्रेशन एक क्लिनिकल टर्म है। जब इन दोनों में फर्क शायद उनकी डिग्री, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, उनके नेचर में है। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10 दिन 15 दिन तक मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं काम में जा रहा था, मैं रोज काम में जाता था, काम के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट सबकी करता था, सबको डायग्नोस वो सब करता था और आता था। ये बात अलग है कि बहुत मजा नहीं आ रहा था, लेकिन जा रहा था। अगर समझ लीजिए कि 10 दिन की जगह 10 हफ्ते हो गए, अभी भी मैं वैसा ही हूँ, सवेरे बेड से उठ ही नहीं रहा हूँ, वही कंबल ओढ़ के पड़ा ही हूँ कि नहीं मुझे उठना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, मुझे सूरज का चेहरा ही नहीं देखना है। आई डोंट केयर अबाउट द सन राइजिंग। मुझे काम में जाना ही नहीं है, मुझे फोन उठाने नहीं है, मुझे खाना पीना छोड़ देना है, मुझे अब जीना ही नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ही नहीं है जीने का। या मुझे रोज रोज लग रहा है कि जैसे मेरे पापा मुझे फोन कर रहे हैं, मुझे उनकी आवाज सुन पड़ रही है, वो मेरे सामने खड़े हैं, तब वो ग्रीफ रिएक्शन, वो बेरीमेंट रिएक्शन नहीं रहता, तब वो स्ट्रेस नहीं रहता, तब वो बन जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इट इज गोइंग इनटू डिप्रेशन। ये इसकी डिफरेंस है। इस चीज को ऐसे समझाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक आदमी का कहाँ पे स्ट्रेस खत्म हो रहा है और कहाँ से डिप्रेशन चालू हो रहा है डिफरेंट होता है। हर एक की, मैंने जैसे आपको पहले ही समझाया कि इसका बैरोमीटर, इसका टेम्परेचर, इसका जो थर्मोमीटर है बहुत ही डिफरेंट होता है, हर का डिफरेंट होता है। इसके लिए हमें जानना पड़ता है कि आपकी लाइफ कैसी है। जो प्रियंका जी ने सवाल किया व्हाट कॉजेज पुअर मेंटल हेल्थ, वो इसी से लिंक्ड आ जाएगा कि पुअर मेंटल हेल्थ के जो कॉज है वही डिटरमाइन करेगा कि आपके लिए स्ट्रेस है कि आपके लिए डिप्रेशन है। अगर समझ लीजिए कि आपके मन के अंदर अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट रह गई है, जिसे हम गांठें बोलते हैं, आपके पापा के चले जाने से। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो अभी भी आपको पापा से समझने की जरूरत थी। मैं लेन देन की, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मानसिक चीजें की बात कर रहा हूँ, जो आपको अभी भी उनसे समझने की जरूरत थी कि ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा नहीं होता तो क्या ठीक रहता। आपके अंदर हो सकता है एज अ बेटे या एज अ बाप बहुत सारे सवाल हो आपके अंदर, जिसका आंसर आपने अभी तक शायद या तो मांगा ना हो, या तो आपको लग रहा हो कि उसका शायद टाइम आया नहीं है मांगने के लिए, बाद में मांग लूंगा। या आपने ये सोचा कि चलो ना, अभी तो मैं अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा मैं पढ़ रहा हूँ, बाद की बात देखेंगे, अभी वो सब चीजें भूल जाता हूँ। इनको कहते हैं अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर ऐसी सारी चीजें आपके मन में चल रही है तो क्या होगा, ये सारी की सारी गांठें अचानक वहीं की वहीं दब गई, क्योंकि अब तो आपके पास वो स्कोप रहा भी नहीं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उनको इतना मिस क्यों कर रहा हूँ। शायद उनके प्रेम के कारण मिस कर रहा हूँ, कि शायद मुझे बहुत सारी चीजें मेरे अंदर कंफ्यूजन पैदा कर रही हैं, जिसका अब कभी मुझे हल नहीं मिलेगा, इसलिए मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लाइव एग्जाम्पल दूं, कि हो सकता है आपकी जो करंट पर्सनालिटी है वो आपके पेरेंटिंग से लिंक्ड हो। ऐसा सभी के केस में होता है। आप डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आपके किसी भी पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद पेरेंट हूँ, मुझे मालूम है कि मैं कितना बुरा पेरेंट हूँ। इसमें किसी की ये कोई ब्लेमिंग और शेमिंग की गेम है ही नहीं। मेंटल हेल्थ इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग यू एंड योर लाइफ एंड योर प्रिंसिपल्स, योर एटीट्यूड्स। हो सकता है आपकी पेरेंटिंग ऐसी रही हो जहाँ पे आपको काफी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग मिली हो, जहाँ आपको हर कदम रखने के पहले आपको 10 बार आपको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ा हो सकता है आपकी पेरेंटिंग ऐसी रही हो जहाँ पे आपको कि नहीं नहीं नहीं, तुम क्या गवैया बनोगे, दिमाग खराब है, तुम क्या नौटंकी करोगे, हैं तुम क्या नाचने वाली बनोगे, ये सब क्या है, पढ़ाई करो, मेडिकल करो और निकलो बाहर, बस और कुछ नहीं, पैसा गिनो और पैसा गिनवाओ, वही है। हो सकता है। हो सकता है ऐसी पेरेंटिंग मिली हो कि नहीं नहीं, ये सब रोना धोना नहीं होना चाहिए भैया, जाओ काम करो और अपना रिजल्ट दिखाओ। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो गवर्न करते हैं हमारी मेंटल हेल्थ को। प्रियंका जी, आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। व्हाट डू यू मीन बाय पुअर? आपको जो चीज पुअर लग रही है मेंटल हेल्थ, हो सकता है मेरे हिसाब से दैट्स गुड मेंटल हेल्थ, हो सकता है दैट्स रिच मेंटल हेल्थ, हु नोस।
what are the causes of different mental health kind of tendencies, personality traits, factors, that is a more better way of looking at it. ये सारी चीजें डिटरमाइन करती है कि आप लाइफ में कहाँ कहाँ पे आप अटकते हैं. इसका मैं आपको और एक एग्जांपल दूं. मेरे पास कोई असेसमेंट के लिए आता है, इससे डिप्रेशन का, ठीक है, आप 10 मिनट में उससे बात कर लीजिए कि भाई तुम्हारा मूड खराब है, तुम्हें ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, किसी चीज की इच्छा नहीं हो रही, ले लो भैया डिप्रेशन की 6 गोली खा लो और ठीक हो जाओगे. वो तो असेसमेंट नहीं हुआ. मुझे जानना पड़ता है कि इसकी मेंटल हेल्थ का डिप्रेशन के साथ क्या लिंक है. ये 30 साल का नौजवान मेरे सामने क्यों इतना डिप्रेस्ड बैठा हुआ है, ऐसी क्या क्या चीजें उसकी लाइफ में हो चुकी हैं जिसके कारण इस पड़ाव में आके वो डिप्रेस्ड हो गया है. हो सकता है अभी का कॉज हो कि उसकी मैरिटल कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं या कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा है, जॉब के अंदर कुछ डिससेटिस्फेक्शन चल रहा है, इसलिए वो डिप्रेस्ड हो गया है. लेकिन दैट इज नॉट असेसमेंट. असेसमेंट मुझे ये बताएगा शायद यही नौजवान अपने पूरे बचपन में ऐसी पेरेंटिंग से गुजरा है जहां पे फेलियर हैड नो चांस. फेलियर मीन्स गॉन. हो सकता है वो ऐसे दौर से गुजरा हो जहां पे बार बार उसका दिल तोड़ा गया. हो सकता है वो ऐसे दौर से गुजरा है कि जहां पे उसने दिल की कीमत ही कभी नहीं की है. उसको यही बताया गया कि भैया अपना काम निकाल लो और आगे बढ़ जाओ जीवन में. ये सारी 6 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं. प्रियंका जी आपके क्वेश्चन को कि व्हाट डिटरमाइंस मेंटल हेल्थ. उन चीजों को समझ के पता चलता है कि ये आदमी आज क्यों डिप्रेस्ड है. आज हो सकता है उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उसका जो स्कीमा है, उसका 30 साल का जो स्कीमा है, उसने उसको ये सिखाया है कि कभी भी लाइफ में अगर फेलियर हुए तो यू आर कंप्लीटली लॉस्ट. उसको ये नहीं सिखाया गया है कि फेलियर और सक्सेस डिपेंड्स ऑन द वे यू लुक एट इट. चुनौती है, आपको उसको फेस करनी है. दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ योर क्वेश्चन. अब देखो कुछ और भी इसमें है कि नहीं. अंकुर जी पूछ रहे हैं हाउ डज आइसोलेशन impact mental psyche and immune system. This is a very very interesting question, Ankur ji. Thanks for asking such an interesting question. And this question is very much relevant to the lockdown, isn't it? आज लॉकडाउन है. पहले क्या था, हम सवेरे उठते थे, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते थे, बड़े काम में जाते थे, कुछ लोग घर से काम करते होंगे, और जो होम मेकर्स है, स्पेशली हमारी जो वाइव्स हैं जो घर संभालती है, वो भी बहुत सारा काम करती थी. शाम को कहीं ना किसी की शादी होती है, किसी की यहाँ पार्टी है, किसी की एनिवर्सरी है, कोई दूसरी इवेंट है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कुछ एग्जाम का वो है तो उसके कारण चल रहा है. तो पूरा दिन हमारा 24 घंटे दिन में कम पड़ते थे. हमें लगता था दिन के अंदर 36 घंटे या 48 घंटे होने चाहिए, राइट. अब लॉकडाउन हो गया, अब हमें लग रहा है क्या 24 घंटे का दिन है, इससे अच्छा तो 12 घंटे का दिन हो जाए, राइट. अब वो है ना, मैं और मेरी तन्हाई. इसलिए अब आप किसके साथ बैठे रहेंगे, आप और आपका मन. पहले भी मन आपके साथ ही था, ऐसा नहीं था कि मन को आप साइड में रख लेते थे. लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि वी एंड अवर माइंड फेस टू फेस आ गए, एकदम आमने सामने आ गए. एंड दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज मीनिंग कि हाउ इज आइसोलेशन इम्पैक्टिंग. जो चीज आपने इतने सालों से आपकी लाइफ के जो भी आपके अगर आप स्वीट 16 के हैं तो आप 16 साल से आपने जो चीज आपने अवॉइड की है, जो चीज को आपने कंबल के नीचे, जिसको बोलते हैं ना कारपेट के नीचे आपने दबा दबा के आप आगे बढ़े हैं, वो सारी चीजें शायद कहीं ना कहीं वो उभर के आपके मन में आ रही होंगी. वो सारे इश्यूज आपको खा रहे होंगे. एक टाइम है, इसलिए रेट्रोस्पेक्शन चालू हो ही जा रहा है. जो आज तक समझते कि मैं सक्सेसफुल हूँ, वो आज सोच रहे कि क्या यही सक्सेस है. बहुत बड़ा मैं तो आदमी तो बन गया, लेकिन क्या यही चाहता था क्या मैं पहुंच गया जहाँ मुझे पहुंचना था, क्या मैंने कर लिया. लोग जो अपनी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जो प्रिंसिपल था कि भाई तुम्हारी कमाई जितनी भी हो, यू हैव टू पुट योर बिजनेस, यू हैव टू रन योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ लोन्स एंड मॉर्गेजेस एंड क्रेडिट्स, और वो सब उसी पे धंधा होता है. तो सब सोच रहे क्या मैंने ठीक किया. अब तो काफ़ी बड़ा सेटबैक है विच विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर, तो उसको मैं क्या करूँगा. ये सारे रेट्रोस्पेक्शन के टाइम आ गए हैं बिकॉज ऑफ आइसोलेशन. तो इट इज़ ऑब्वियस कि बिकॉज ऑफ दिस आपके मन पे असर तो पड़ेगा ही. तो it will be fair to say yes, isolation is going to impact the mental health because isolation is bringing you close to your mind, isn't it? Now how you see it and how you deal with it is another good question.
The other part of your thing, Ankurji, was about thinking about mental health and stress. आपने कभी तनाव में गाड़ी चलाई है? आपने कभी तनाव में कोई भी काम करने की कोशिश की है? डू यू थिंक यू डू दिस वर्क विद द सेम एफिशिएंसी एज यू डू व्हेन यू आर विदाउट स्ट्रेस? सो देयर यू गो, दैट्स योर एग्जांपल. तनाव का असर मन पे पड़ेगा, मन का असर आपके फोकस में पड़ने वाला है, और आपका फोकस का असर आपके बॉडी पे पड़ने वाला है. जो आदमी, हम तो ये रोज का एग्जांपल है, जब आदमी घबरा जाता है तो उसकी सांसें ज्यादा तेज चलती है, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है, उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, वो अप एंड डाउन होते हैं. बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस है वो इफेक्ट होता है, और उन सारों से आपकी इम्यून सिस्टम इफेक्ट होती ही है. दैट इज बाउंड टू हैपन. रिसर्च हैज ऑल्सो प्रूव कि स्ट्रेस ऑल्सो डिक्रीजेज योर इम्यूनिटी. और वही बात मैंने आपको सबसे पहले ही समझा दी कि तन और मन का रिलेशनशिप. मन को हेल्दी रखने के लिए तन को आप स्ट्रांग रखिए, इम्यून रखिए, और इम्यून को हेल्दी रखने के लिए आप अपने मन को स्ट्रांग रखिए. ठीक है, देखते कोई और क्वेश्चन है कि नहीं. 48 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं. Sneha ji is asking, Sneha Kacha ji, how can we achieve body mind balance for us and for our students? So I already told you, Sneha ji, about the different general principles to achieve that. Body healthy, mind healthy. The self positive activities, and take it to the next scale, which is self therapy activities. And the most important thing, which I already stressed, is always focus on developing an alter personality within you, within your near and dear ones, within your children. उनको हमेशा एंकरेज करिए कि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं, और एक पार्ट ऑफ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करिए. एवरी पर्सन, मैंने अभी अहमदाबाद में जितनी मैंने वर्कशॉप्स किए हैं, उसमें जब जब एक क्वेश्चन रेज हुआ है, तब तब मैंने उसका एक ही आंसर दिया है कि आस्क योर चाइल्ड, आस्क योर वाइफ, आस्क योरसेल्फ टू डेवलप टू यूज. अपने अंदर दो चीजों को डेवलप करिए. जिनेश शाह, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, कंसल्टेंट चाइल्ड एंड एडल्ट साइकियाट्रिस्ट, कंसल्टेंट फैमिली साइकियाट्रिस्ट, ये हो गया वन मी. इसके अलावा आई नीड टू हैव अनदर मी इनसाइड मी. आई से टू यूज. आपके अंदर देयर शुड बी टू यूज, एटलीस्ट टू आइडेंटिटीज. यू आर अ बिजनेसमैन, as well as you are somebody who likes writing poems. मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप कैफी आजमी साहब बन जाइए, आप गुलजार बन जाइए, आप आप जावेद अख्तर जी बन जाइए, but you still like writing poems. You are Mr. So and so, and at the same time you are a very good swimmer. You are Mrs. So and so, at the same time you are also very good spiritual advisor. आपको आध्यात्मिक स्टडीज बहुत अच्छी लगती है. आपने ध्यान, योग, स्वाध्याय में आप बहुत आगे निकल चुकी हैं. अपने बच्चों के अंदर भी डेवलप टू ऑल्टर्स इन देम. दो यूज उनके अंदर डेवलप करिए एंड सी हाउ दे फ्लरिश. हो सकता है आपको लगेगा, क्योंकि हम तो इंडियन है ना, इसलिए हम हमेशा क्रेडिट डेबिट नहीं मानते हैं. आपको लगेगा लो 99 की जगह इसका 95 आ गया, बिकॉज ऑफ मैंने इसको दूसरा चीज ज्यादा डेवलप करने के लिए बोल दिया, इसलिए 5% उससे कम हो गया. लेकिन बिलीव मी, ये 95 वाला जो बच्चा होगा, वो आप 40 साल की उम्र में आप उसके पास जाइएगा और देखेगा कि वो 99 वाला बच्चा और 95 वाला बच्चा में से कौन ज्यादा सक्सेसफुल है. सक्सेसफुल डजंट मीन जस्ट मनी. कौन ज्यादा स्मार्ट है, कौन ज्यादा खुश है, कौन ज्यादा बैलेंस्ड है, कौन है जो तकलीफ के टाइम में भी टेर लेता है, और कौन है जो तकलीफ में टेंस होके, एंग्शियस होके, एंग्जाइटी डिसऑर्डर में मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे सांस फूल रही है करके कौन बैठ जाता है. सो दैट इज माय ब्रीफ आंसर कि हाउ टू अचीव दिस बैलेंस between our mind and body. Let me see if there is anything else important as well. वाह, स्नेहा जी ने उसके थोड़े नीचे में उन्होंने उनको वो क्या बोलते, एकदम पूरा ज्ञान मिल गया. सो स्नेहा जी, big hats off to you. She is writing, I think we are becoming more aware of our thoughts, actions or words.
during this lockdown period. Bingo, that's the thing. हम ये लॉकडाउन हम झेल रहे हैं, राइट? कभी हमने सोचा है कि हमारे रिटायरमेंट में क्या होगा? हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे ही पेरेंट्स, जब वो रिटायर्ड हुए होंगे तब उन पे क्या बीती होगी? हम तो फिर भी अभी उस एज में नहीं पहुंचे रिटायरमेंट के, फिर भी ऐसा फील हो रहा है जैसे काम काज सब ठप हो गया, घर के अंदर बन गए। लेकिन उनकी हालत क्या होती होगी? क्योंकि उस वक्त वो फिजिकली हमसे ज्यादा वीक होंगे। जब वो 70 ईयर्स की एज में या 75 ईयर्स की एज में या 68 ईयर्स की एज में जब रिटायर हो रहे हैं, तब इतने स्ट्रांग नहीं होंगे फिजिकली, इतना शायद चल नहीं पाए, इतना शायद घर का काम नहीं कर पाए। उनके लिए 24 घंटे निकालना कैसा होगा? कभी हमने सोचा है? शायद ये सोचने का टाइम है। देखते कोई और भी है कि नहीं इस क्वेश्चंस में। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। पर्सन ऑलवेज गिव्स नेगेटिव आंसर। आशा जी का ये सवाल है। दैट टाइम व्हाट शुड वी डू? आई एम नॉट श्योर वेदर आशा जी मैरिड है कि नहीं। अगर वो मैरिड है तो शी ऑलरेडी हैज द आंसर, बिकॉज आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल मैरिड पीपल। We are used to people who always give negative answers to us, and I'm telling you as a psychiatrist, because I'm telling you from both sides. मेरी बीवी भी यही सोचती है मेरे बारे में कि ये जिनेश तो बस नेगेटिव ही हमेशा बोलेगा, और मैं भी उसके बारे में यही सोचता हूँ। इसलिए आई थिंक अभी तक तो आशा जी यू शुड हैव बिकम यूज्ड टू इट। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो धीरज रखिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा, इसकी चिंता मत करिए। किसी से नेगेटिव आंसर का मिलना डजंट नेसेसरली मीन दैट यू आर रॉन्ग। कोई आदमी आपके सामने अगर नकारात्मक है, पेसिमिस्टिक है, जो आपकी हर बात को तोड़ रहा है, जो हर बात में अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो हर बात में आपको टॉपल करने की कोशिश कर रहा है, जो नकारात्मक है, उसका जरूरी नहीं कि उसका मतलब ये हुआ कि आप ही की गलती हो सकता है वो आदमी स्ट्रेस्ड है, वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, अपने आजू बाजू के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका ये एटीट्यूड है। ऐसे में आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन एज ए पेशेंट, एज समबडी हु नीड्स हेल्प। उसके प्रति आपकी सहानुभूति रखिए, वो आपको हेल्प करेगी। सेकंड सिनेरियो, हो सकता है कि उस आदमी की अपब्रिंगिंग, मैंने जो आपको क्या बताया, मेंटल हेल्थ depends on each and every part of your life, how your schemas, how your mental journey has been throughout, isn't it? हो सकता है उसके कारण वो आदमी इतना नेगेटिव है। उसको यही सिखाया गया है कि तुम जब तक उसका खुद का, इसमें नेगेटिव इज अ वेरी जनरल टर्म। Usually people are very insecure about themselves, and that is why the only way they can feel secure about themselves is by throwing कीचड़ at others, because that is the only way. You will see around people कि आपके सामने राम भी आ जाएंगे तो भी उनको ये बोलते नहीं बनेगा कि अरे ये तो राम भगवान है, उसमें भी वो छोटे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या राम भगवान को दुखी हो जाना चाहिए कि अरे बाप रे मैं शायद रावण हूं? नहीं, इट इज नॉट राम्स फॉल्ट। उस आदमी की थिंकिंग, उसका एटीट्यूड, विच इज अगेन, उसमें भी उसका फॉल्ट नहीं, उसकी लाइफ का फॉल्ट है। वो द वे दे हैव एक्सपीरियंस्ड लाइफ। उनके पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं है। लाइफ की एक्सपीरियंसेस, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स, अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण वो होते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं होते। जिससे धर्म में अंदर इसको कर्म की थ्योरी बोलो, इसको आप जाति स्मरण की थ्योरी बोलो, वो अलग अलग थ्योरीज अलग अलग धर्म में इसके बारे में है, विच इज एग्जैक्टली साइंटिफिकली ट्रू एज वेल। उसके बेसिस पे उस आदमी का एटीट्यूड होता है। इसलिए वो भी उस स्टेज में, नाउ यू कैन सी देम एज अ पेशेंट कि ये फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेस्ड है, इसलिए ऐसा है। That's a person, so you don't worry. It has got nothing to do with you. Third हो सकता है possibility कि actually that person is negative because शायद there is something definitely wrong with you as well. ये possibility भी हो सकती है।
And that is where you have to, that is the only thing which is in your control. For one third things are because of their personality. One third things are because they probably are currently undergoing some difficulties. इसके अंदर you have to support them. आप नेगेटिव हो जाऊंगा, वो नहीं. आप जरूर किसी तनाव में हो, लेट मी हेल्प यू, लेट मी सपोर्ट यू, आपके तनाव को दूर करने की कोशिश करूं, तो अपने आप शायद ये चीज संभल जाए. और वन थर्ड केसेस में यू हैव टू डू सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन. आपको अपने अंदर प्रतिक्रमण करना है, अपने अंदर आपको झांकना है, अपने अंदर आपको सोचना है कि क्या ऐसा क्या हो रहा है जिसकी आदमी कह रहा है कि मैं नेगेटिव हूं. हो सकता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही गलत काम कर रहा हूं, या हो सकता है मेरा काम सही है लेकिन करने का तरीका शायद मेरा गलत हो रहा है. हो सकता है कि मैं कर ठीक रहा हूं, करने का तरीका भी गलत, लेकिन उसको मैं समझा नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं. आप सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करिए, एक सेल्फ अप्रेजल करिए अपने आप का, जिसको ऑडिट बोलते हैं ना, सेल्फ ऑडिट करके देखिए भी कहाँ पे है, तो अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा कि कैसे करना है. ठीक है. इस I would like to close this session. I think we are nearly there. Questions बहुत सारे हैं, लेकिन it is really difficult कि each and every question को वो कर दे. और भैया एक बात भी सोच लो कि मुफ्त में थोड़ा सा ही मिलता है, सब कुछ नहीं मिल जाता है, इसलिए भी हमें क्लोज करने की जरूरत है. द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से, अभी एक कैडिला कंपनी की एक वेबिनार हुई थी उनके मेडिकल reps की, because you must have heard कि the company has gone through a lot of stress, so they wanted me to do a Zoominar, a webinar with them. तो उसके अंदर ये सवाल निकला था. और एक्चुअली वी लाइक, मैंने बोला कि गाड़ी चलाते चलाते आप वापस आप पूरी लाइफ सीखते रहते, उसकी तरह से उससे मैंने ये चीज़, ये एग्जाम्पल सीखा है. अगर आप कलकत्ता से ट्रेन में बैठ के, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नी है, आपको करनी पड़ेगी, बहुत कठिन जर्नी. समझ लीजिए कि ये स्ट्रेस का टाइम है और आपको ये स्ट्रेस का फासला आपको कैसे भी करके पार करना ही है, आपके पास चारा नहीं है. आप वो ट्रेन के बीच में, नागपुर स्टेशन आया है और आपने कोई भी स्टेशन आया, अगर दिल्ली का हो तो चलो कोई कानपुर आया फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे कोई जोकर वहाँ पे प्लेटफॉर्म में जोक्स कर रहा है. आपके पास चारा है, आपके पास ऑप्शन है कि आप वहाँ पे उतर जाइए ट्रेन से, उस जोकर के साथ आप भी जोक करने लीजिए और आप खुश हो जाइए, लेकिन अपना टारगेट भूल जाइए. आपको जो पहुंचना था, आपको टाइम से अपनी जर्नी करनी थी, उसको आपने बर्बाद कर दिया इस जोकर के पीछे में. दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप जो कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हैं, राजधानी ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो आप रोते रोते जाइए, अरे बाप रे कहाँ फंस गया, अरे बाप रे कहाँ फंस गया, क्या होगा, दिल्ली पहुंचूंगा कि नहीं, दिल्ली में कोरोना बहन मेरा स्वागत करने आएगी कि नहीं, क्या होगा, ये करते करते आप जाइए. तीसरा ऑप्शन है कि आप जो कलकत्ता से दिल्ली जा रहे हैं, आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ हंसते हंसते जाइए, अपने टारगेट में रहिए. टारगेट से आपको निकलना नहीं है, रास्ते में आपको डटे रहना है, लेकिन वो रास्ता आपको रोते रोते नहीं, आपको हंसते हंसते पार करना है. इसको कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर. या तो आप जोकर के साथ चले जाइए, जिसके जोक्स का कोई मतलब नहीं है, विच इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, आपको वो गुमराह कर रहा है और आपको वहीं पे आपको बिठा के रख दे रहा है कि आप अपना टारगेट भी भूल जाइए, आपको कुछ हो नहीं लाइफ में. या तो आप रोते रोते जाइए, या तो आप सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ अपना रास्ता पार करिए. दिस इज प्रॉब्ली व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन. बिलीव मी, legal lockdown or no legal lockdown, social lockdown is now going to be part of your life for a much longer period. जितने भी लोगों में कॉमन सेंस है, जितने भी लोग बुद्धिजीवी हैं, जितने भी लोग विवेक बुद्धि वाले हैं, वो लॉकडाउन 17 मई को या 17 जून को 18 तारीख से वो पार्टीज में या मॉल्स में या रेस्टोरेंट्स में या बुक फेयर में और रिवर फ्रंट में जाके काइट फेस्टिवल में या दिवाली नाइट्स में वो सब में वो नहीं जाएंगे. वो घूमने फिरने, वो अपने पड़ोसियों के यहाँ पे जाके बैठना वो नहीं करेंगे. वो फुल सैनिटाइजेशन, मास्क, फेस क्रीम, ग्लव्स, जो भी उस वक्त तक जहाँ पे जिस स्टेज में भी पहुंचेंगे वो लेकर वो अपने काम में जाएंगे और काम से वापस आएंगे.
because social lockdown is going to remain for a much longer period. So we have to get used to keep ourselves emotionally strong as well as emotionally happy and smiling with good sense of humor, with the right positive people around you, and with the right positive thoughts inside your mind. मैं इसी के साथ इसको मैं अब एंड करने की कोशिश करूंगा. आई होप आई हैव ट्राइड टू गिव यू दिस मैसेज अबाउट मेंटल हेल्थ इन अ वे विच यू कैन अंडरस्टैंड. आप जिस भाषा जो आपको समझ में आती है, जो भाषा आप सुन सकते हैं, उस भाषा में मैंने ट्राई किया है. किसी को भी ये सुनते सुनते किसी को भी मन में दुख पहुंच गया हो तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के आपको मैं माफ़ी मांगता हूँ. किसी भी, मैंने सारे एग्जाम्पल्स खुद के ही लिए हैं, इसलिए किसी को भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैंने उनका कोई एग्जाम्पल लिया है. लेकिन मैंने अहमदाबाद के 1.5 साल में यही देखा है कि यही भाषा शायद लोगों को समझ में आती है. दे लाइक पीपल, जोकर आकर उनको समझाता है तभी उनको समझ में आती है, इसलिए हमने ये भाषा यूज़ की है. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ, स्टे एट होम. Please keep yourself utmost safe. The only thing which you currently need for fighting against coronavirus, COVID-19, is common sense. Nothing else. That will help you. Thank you very much. Namaskar again. Thank you everybody at the Calorex Foundation as well. Bye.